भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम। दिव्य गुरु चैत्यवहरताता, करूं परियोपासन चित लाय। रहे साता काज तन उपाय, रहे साता का सतदय उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। मुझे गुरुवर्य श्री जी को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। कल हमने जाना कि सामायिक को हम दो आयामों से समझ सकते हैं। एक संभाव के आयाम से, जिसकी कल हमने डिटेल जानी कि संभाव क्या है, और दूसरा आयाम समय, क्योंकि समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। और समय अगर अपन वैज्ञानिक अर्थों में जाने तो समय को फोर्थ डायमेंशन कहा। तो हमने एक बहुत ही समझने के लिए ये रूप समझा कि जो समय है, समय कैसे वो चौथा आयाम है। तो हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि एक टेबल है या कोई भी एक चीज ले लीजिए आप, उसकी एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, यानी उसकी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और वो जो टेबल है वो 3 आयामों से आप उसको जान सकते हो। अब क्या आप कह सकते हो कि ये जो टेबल कल थी वैसी ही आज है? दिखाई देने में तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी फर्क तो होगा। वो क्या फर्क होगा और कैसे होगा? तो इसको हम ऐसे समझें कि जो टेबल जैसी कल थी आज नहीं है। और ये आप कैसे जान पाओगे कि जब आपने टेबल, इसको अगर आप इस रूप में देखो कि आपने अपने उस टेबल को या आप अपने घरों में पेंट करवाते हो, साल भर बाद आपको वापस पेंट की जरूरत महसूस होती है, या आप देखो तो 1 महीने बाद वो बिल्कुल वैसा नहीं नजर आता जैसा 1 महीने पहले था, है ना। जैसे आप लोग कहते भी हो कई बार कि गाड़ी आपने शोरूम से उठा ली तो उसकी कीमत आधी हो गई, अब वो उस कीमत की नहीं रही। अब बोलोगे ऐसा क्यों? हमने तो इसको चलाया ही नहीं। लेकिन आपने गाड़ी जो पैक थी उसको जैसे ही खोलकर बाहर लाए, उसका हर पुर्जा समय के आयाम में यूज हो चुका। और इसका हमने समझा भी कि ये जो आपको पेंट उतरता हुआ दिख रहा है, क्या आप ये बता सकते हो कि ये किस दिन, किस मोमेंट इस पेंट ये यहां से उतरा हुआ? और वो ग्रेजुअल का माइन्यूटेस्ट, अगर आप माइन्यूट से माइन्यूट मेजरमेंट करो तो वो आता है समय। हमने जाना कल कि समय क्या है, इनडिविजिबल पार्ट जानना, क्योंकि 2 समय के बीच की संधि होती है ना। एक समय था फिर नेक्स्ट समय। और जैन दर्शन में कहा गया में कि आप एक पलक झपकाते हो तब तक असंख्यात समय, इनन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल, यू कैंट काउंट, असंख्यात समय। संख्या इज नंबर, यू जस्ट कैंट डिफाइन इट इनटू नंबर्स बिकॉज still we don't have any measurement of this। हम इस समय को विज्ञान की दृष्टि से और गहराई से जानते हैं। खंड 1 का अध्याय 2 और उसका ये चैप्टर 2, पेज नंबर 41, समय एवं षट द्रव्य विज्ञान। आम जन जिसे संसार, जगत, ब्रह्मांड, सृष्टि कहता है, उसे ही जैन दर्शन की भाषा में लोक कहते हैं। भगवान वर्धमान से पूछा गया, भगवान लोक किसे कहते हैं? तो प्रभु महावीर ने फरमाया कि षट द्रव्यमयो लोकः। लोक की परिभाषा क्या दी प्रभु ने कि ये लोक 6 द्रव्यमय है। जिस प्रकार
छह आवश्यकों की फलश्रुति सामायिक है, ठीक उसी प्रकार षट आवश्यक द्रव्यों का संयुक्त अस्तित्व लोक है। हमने ये सुना षट द्रव्यमय है ये लोग। ये षट द्रव्य क्या है वो हम जानते हैं। आगे कहा कि जिस प्रकार छह आवश्यकों की फलश्रुति सामायिक है, यानी छह आवश्यक जब पूरे होते हैं हम उससे गुजरते हैं, उसका फल जो है वो सामायिक है, ठीक उसी प्रकार षट आवश्यक द्रव्यों का संयुक्त अस्तित्व लोक है। इन छह द्रव्यों का जो एग्जिस्टेंस है ये एक साथ मिलकर लोक कहलाते हैं। इनको हम समझने की दृष्टि से अलग अलग समझ सकते हैं, बट दे ऑल एग्जिस्ट टुगेदर। और हमें अगर लोक को समझना है तो इन छहों के एग्जिस्टेंस को एक दूसरे के साथ ही समझना होगा। द्रव्य अर्थात गुण व पर्याय का समूह। अब जैसे हम द्रव्य को समझने के लिए इजीली हम इसको भले ही कह सकते हैं सब्सटेंस या मैटर, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वर्ड फॉर द्रव्य, है ना। हम ना उसे एलिमेंट कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाते हैं? अभी हम कहने के लिए द्रव्य को मैटर कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य की परिभाषा सूत्रों में दी गई वो क्या दी गई? गुण व पर्याय का समूह। पर्याय का अर्थ होता है फॉर्म्स, गुण होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक। आप उसे कैरेक्टरिस्टिक कह दो, आप उसे क्वालिटी कह दो, आप उसका पोटेंशियल कह दो, है ना, उसकी जो एबिलिटी है वही तो उसका गुण होगा। तो गुण और पर्याय का समूह जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म का, एक पर्टिकुलर जो गुण है और उनका जो पूरा की पूरा एक साथ में उसका जो समूह है उसको द्रव्य कहा गया। गुण पर्यायवद द्रव्यम। पर्याय सदा परिवर्तनशील अवस्था को कहते हैं, जो चेंजेबल फॉर्म्स हैं उसको पर्याय कहते हैं। गुण सदा द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण हमेशा किसके होंगे? मैटर की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उस सब्सटेंस की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वे कभी नहीं बदलते, लेकिन उनकी पर्याय बदलती रहती है। कैसे? हम आगे समझेंगे। फॉर्म्स बदलती रहती है। ये गुण अन्य किन्हीं गुणों के आधार नहीं होते, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिक क्वालिटीज कह दो या बेसिक प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टीज किसी दूसरी प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये उस मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ये गुण अन्य किन्हीं गुणों के आधार नहीं होते, इसलिए कहा गया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, यानी जो द्रव्य आश्रित हैं और अन्य किसी गुणों से युक्त नहीं है वे गुण कहलाते हैं। अब गुण की भी परिभाषा देखो, वो जो प्रॉपर्टीज है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैटर पर तो डिपेंडेंट है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टीज किसी और प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे धर्म का गुण गति है। धर्म किसे कहा गया? मोशन को, है ना। धर्म का बेसिक प्रॉपर्टी गुण क्या है? गति। किंतु ये जो गति गुण है ये किसी और नए गुण या नई प्रॉपर्टी या नई कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, ना उसका बेस है और ना ही इसका कोई एक समूह है, यानी कि ये कहीं आपस में ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है इसकी। द्रव्य सदा गुण पर्याय युक्त होता है। एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि हर द्रव्य का कोई ना कोई गुण होगा और कोई ना कोई फॉर्म होगा जो चेंजेबल है, जो स्टेबल नहीं है, एक ही फॉर्म नहीं है। फॉर्म इज ऑलवेज चेंजेबल। और गुण क्या है? उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो डिपेंडेंट है उस मैटर पर और किसी और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। अपने द्रव्य सदा गुण पर्याय युक्त होता है, वो अपने बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ही पहचाना जाता है। प्रभु महावीर द्वारा दिया गया ये द्रव्य शब्द अपने आप में अनूठा है। जैसा मैंने पहले बताया ना कि हम समझने के लिए कह सकते हैं द्रव्य इज मैटर, द्रव्य इज अ सब्सटेंस, द्रव्य इज एन एलिमेंट, लेकिन उसकी एक्चुअल परिभाषा को अगर हम इसी भाषा में समझें तो हम वहीं से समझेंगे, एंड दैट इज द्रव्य।
द्रव्य अर्थात द्रवति इति द्रव्य, जो सदा तरल है, सदा परिवर्तनशील है, जो बह रहा है, जो है, वो द्रव्य है। समथिंग विच एग्जिस्ट, जो सदा तरल है। तरल यानी स्टैग्नेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है। इट इज ऑलवेज, मैं इसको लिक्विफाइड फॉर्म भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, और उस फ्लो में हमेशा परिवर्तनशील है, उसका फॉर्म चेंजेबल है, जो बह रहा है अगेन फ्लोइंग है, वो द्रव्य है। आज विज्ञान कहता है कि जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठोस है। आज साइंस भी मैटर की डेफिनेशन कैसे देता है, इवन वो सॉलिड स्टेट में भी भले ही उसके जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, उसकी स्पीड इतनी स्लो होगी, नेग्लिजिबल होगी, बट स्टिल इट इज मूविंग एंड इट इज मूविंग। और वो मूवमेंट हमें क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, और वो जो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नेग्लिजिबल, और इसलिए मान लिया गया कि सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बट दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली। एंड साइंस टुडे सेज देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज नॉट मूविंग। एनीथिंग इज, एनी मैटर, एनी एलिमेंट, मतलब मैटर का कोई भी फॉर्म हो, इट इज ऑलवेज मूविंग। हर पदार्थ तरल है, प्रतिक्षण बह रहा है। हर पदार्थ तरल है, प्रतिक्षण बह रहा है, एंड ऊर्जा की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति पर पदार्थ अलग अलग रूप पा लेता है। जैसे जैसे एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, वो मतलब एनर्जी के फॉर्म्स अलग अलग हैं। वी नो दैट मैटर कैन नीदर बी, एनर्जी कैन नीदर बी created nor destroyed, it just changes its forms, it just changes its forms। और उसपे क्या होगा कि वो जो पदार्थ है, वो जो सब्सटेंस है, वो अलग अलग अपना जो फॉर्म है वो पा लेता है। ये द्रव्य जो आधारभूत हैं वे 6 बताए गए हैं। ये जो 6 द्रव्य हैं वो कौन से हैं, उनके नाम इस प्रकार है। धर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाशास्तिकाय को स्पेस कहा गया, काल को टाइम कहा गया, जीवास्तिकाय को आप समझ सकते हो समझने के लिए जिसमें भी जीवन है, ऑल लिविंग मैटर, और पुद्गलास्तिकाय ऑल नॉन लिविंग मैटर। अब धर्मास्तिकाय की हम बात करें, मैं ये जो पोर्शन है ये बहुत कम करूंगी, क्योंकि यहाँ आपको एक एक लाइन वापस दोबारा तिबारा समझने योग्य है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक पोर्शन है, यंगस्टर्स को समझ आएगा। और जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अपने बच्चों से जरूर कहें कि ये वाला पोर्शन सुने, सो दे कैन लाइक रिलेट। हम क्यों कहते हैं कि समय जो जैन दर्शन जो है वो साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक इन गुणों में नहीं है कि वो रात्रि भोजन त्याग की बात करता है या अंडरग्राउंड स्टेम्स या रूट्स खाने की बात नहीं करता, मतलब वो उन सारी चीजों के लिए नहीं। ये जो समझ है ना, दिस इज रियल साइंस। यहाँ हम फिजिक्स की और क्वांटम फिजिक्स की और बहुत सारी बातें करने वाले, केमिस्ट्री की हम बहुत सारी बातें करने वाले। सो आस्क देम टू डू लिसन दिस सो दे कैन नो व्हाई हम कहते हैं कि जैनिज्म इज अ साइंटिफिक। अब हम धर्मास्तिकाय की बात थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। धर्मास्तिकाय का लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है धर्मास्तिकाय की, वो क्या है? गति, मोशन। लोक में सब कुछ गतिशील है, सर्वत्र गति है, अभी हमने जस्ट सुना था थोड़ी देर पहले। और ये गति ही, ये जो मोशन है, यही धर्म है, यही स्वभाव है। मगर गति की प्रामाणिकता अगति के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। Until and unless we understand the stationary state of a body, we just can't measure its motion. अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये जो
मॉलिक्यूल या पार्टिकल या बॉडी थी वो यहाँ थी, और इस टाइम पीरियड में ये बॉडी यहाँ है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है। वो कैसे? वो बिना मीडियम ऑफ रेस्ट के स्टेशनरी, वो एक क्षण के लिए सही वो स्टेशनरी होती, तो बिना अगति के, बिना पोजीशन ऑफ रेस्ट के, बिना स्टेशनरी पोजीशन के हम अगति को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार लोक है तो अलोक भी है, मतलब लोक है इट एग्जिस्ट, तो अलोक भी है। शब्द है तो मौन भी है, जड़ है तो चेतन भी है, जड़ है तो चेतन भी है। एनीथिंग विच इज लाइक स्टिल, विच इज लाइक मैटर, तो लिविंग बीइंग्स भी है। और अवगाहना यानी स्थान, स्पेस है, तो गहराई यानी डेप्थ, समय भी है। उसी प्रकार अगर गति है तो स्थिति भी है। इफ द बॉडी इज इन मोशन, इट इज एट रेस्ट पोजिशन ऑल्सो एंड वाइस वर्सा। ये कुछ बातें थोड़ी फिजिक्स की है, तो जिन लोगों ने 10th तक भी थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, मोशन की डेफिनेशंस पढ़ी है, वो इन चीजों को थोड़ा जान पाएगा, है ना। ये संपूर्ण जगत द्वंद्वात्मक है, कॉन्फ्लिक्टमय है। अस्तित्व सदा दो ध्रुवों को अपने में समाये हुए, देयर एग्जिस्टेंस ऑलवेज हैज टू पोल्स। व्हाट आर दीज टू पोल्स? मोशन एंड रेस्ट पोजीशन। इसलिए गति के साथ साथ स्थिति लक्षण तत्व भी सर्वत्र मौजूद है। जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, वी से दैट काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टू इट्स मैक्सिमम। बट जैसे ही एक बॉडी मोशन में आती है तो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फिर भी उसमें एग्जिस्ट करती है ना। वही चीज यहां कही गई कि गति के साथ साथ स्थिति लक्षण तत्व भी सर्वत्र मौजूद है। यानी अगर मोशन है तो रेस्ट पोजीशन भी है, और हम मोशन को तब तक मेजर नहीं कर सकते जब तक हम उस बॉडी के रेस्ट पोजीशन को नहीं जानते, और उसे ही अधर्मास्तिकाय कहा गया। गति का ठहराव ही अधर्मास्तिकाय है। Whenever body is stationary and in the rest position or in motion at the same time. जीवास्तिकाय एवं पुद्गलास्तिकाय, ये दो वे द्रव्य हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। इन्हें ही विभिन्न दर्शनों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, जड़ चेतन, जीव अजीव आदि। क्लियर? जीवास्तिकाय वो द्रव्य है, मैटर का वो फॉर्म है जो इन समस्त द्रव्यों को जानता है, देखता है, जो उपयोग लक्षण द्वारा है और अपने भावों द्वारा पुद्गल को संचालित करता है। एनर्जी किसमें है? प्राण ऊर्जा किसमें है? जीवास्तिकाय में। और जीवास्तिकाय के भावों से, उसके इंटेंशन से ये सारा मैटर, ये पूरा जो जगत है वो चलता है। ये वो फोर्स है जो इंटेंशन ऑफ जीवास्तिकाय है, जो भाव है जीवास्तिकाय के, उस भावों के प्रोजेक्शन से ये पूरा की पूरा यूनिवर्स चलता है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अंडरस्टैंड? ये आपको 6 द्रव्य समझ आ जाए, इसका सीक्रेट समझ में आ जाए, ये भावों का विज्ञान समझ में आ जाए, तो समझ में आएगा कि इस जगत में सब कुछ क्रमबद्ध है, सब कुछ इन ऑर्डर है। देयर इज नथिंग आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट हमारा मन। पुद्गलास्तिकाय जड़ अर्थात भौतिक पदार्थ है, फिजिकल पदार्थ है। दिखलाई देने वाले समस्त पदार्थ पुद्गल है। जो भी हमें दिखलाई दे रहा है वो समस्त पदार्थ पुद्गल है। पुद्गल एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से पहचाना जाता है। अभी आप देखो ना, ये जो शरीर है ये सारा पुद्गल है। क्यों? आदमी जब मर जाता है तो क्या शरीर कुछ घटता बढ़ता है? नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आदमी मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसमें से जीव निकल गया, जीवन निकल गया, प्राण ऊर्जा निकल गई, एनर्जी निकल गई, बट द बॉडी स्टिल एग्जिस्ट। वो क्या है?
वो पुद्गल है। और पुद्गल को संचालित कौन कर रहा था? जीव। उसको चला कौन रहा था, उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था? जीवास्तिका है। समझना। और इन दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन हम जीवास्तिकाय को नहीं देख पाते हैं। हम किसको देख पा रहे हैं? पुद्गलों को। पुद्गलास्तिकाय जड़ अर्थात भौतिक पदार्थ है। दिखलाई देने वाले समस्त पदार्थ पुद्गल हैं। पुद्गल एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से पहचाना जाता है। यानी जो पांचों हमारे जो सेंसेस हैं वो उससे पहचाना जाता है। इसे ही प्रकृति अथवा शक्ति कहा गया है। इसे ही नेचर या शक्ति जो अलग अलग रूपों में कहा गया है। शिव यानी जीव, आत्मा अर्थात आत्म तत्व एक योग्यता का अस्तित्व, इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियल, जो शक्ति अर्थात पुद्गल को अपने भावों से आंदोलित यानी अपने भावों से एक्साइट करती है और उसे चलायमान करती है, उसको इस पूरे स्पेस में चलाती है। और शक्ति अर्थात पुद्गल इस खेल में अपने मायाजाल से, अब पुद्गल क्या करता है कि जब वो आत्मा से संचालित होता है कि इसने भावों से प्रोजेक्ट किया और पुद्गल चला, लेकिन पुद्गल क्या करता है कि इतने अलग अलग फॉर्म से वो आत्मा को पूरी तरह से ढक देता है कि उसकी आत्मा की जो मूल योग्यताएं हैं वो छुप जाती हैं। और उस आवरण से आत्मा को बिल्कुल, वो जो सारे आवरण पुद्गल के हमारी आत्मा पर पड़ते जा रहे हैं, जब एक जीव अपनी एफर्ट से उन सारे आवरण यानी कि कवर्स, लेयर्स, पर्दे, उन सबको हटा देता है, तो वो अपनी परम योग्यता, पीक 100% पोटेंशियल यानी परम योग्यता, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। और ये किससे संभव है? सामायिक से। कैसे संभव है? उसी की तो हमें पूरे में ज्ञान हासिल करना है। अब शॉर्ट में हम दो द्रव्य और समझ लेते हैं। हमने धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय समझा, फिर हमने जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय समझा। अब समझो आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय को कहा गया स्पेस। ये वो द्रव्य है जो इन समस्त द्रव्यों को बेस देता है। whatever is existing, whatever is happening in this space। और ये द्रव्य जो है वो लोक में भी है और अलोक में भी है। वो लोक में भी है और अलोक में भी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी द्रव्य रहते हैं। ये स्वयं जड़ है, निष्क्रिय है, इट इज नॉट एक्टिव, अरूपीय, इसका कोई फॉर्म नहीं, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। काल वो द्रव्य है जो जगत के जीव, जड़, समस्त द्रव्यों के कलन का, वर्तन का निमित्त है। काल, whatever is happening in the dimension of time। और ये आपका परिवर्तन लक्षण है जो चेंजेबल आपको दिखता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जब तक आप फॉर्म चेंज नहीं करोगे, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, इट वोंट चेंज। लेकिन वो जो फॉर्म चेंज होगा उसको किसमें मेजर कर पाते हो? वो टाइम में। जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जांपल दिया ना, सूत्र कहता है कि वर्तना लक्षणों कालू, यानी काल वर्तना लक्षण वाला है, वर्तन होता है, प्रतिपल वर्तता है, यानी इट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। इन उपरोक्त 6 द्रव्यों को हम 3 भागों में बांटकर भी समझ सकते हैं। पहला प्रेरक द्रव्य, मोटिवेटिंग मैटर या सब्सटेंस, वो है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। ये 2 मेन मोटिवेटर्स है, गति और स्थिति। मंचक द्रव्य, एक्टिंग सब्सटेंस, जो एक्टिव है, कौन है? जीव और पुद्गल, जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय। और मंच द्रव्य यानी प्लेटफॉर्म, कौन सा है? 2 प्लेटफॉर्म, आकाश और काल, स्पेस एंड टाइम। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जीव के कल्प यानी जीव की जो भाव क्षमता है, द कैपेसिटी ऑफ इंटेंशंस, इंटेंशन भी सही शब्द नहीं है लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं, जीव के कल्प से पुद्गल
धर्म एवं अधर्म की सहायता से जो कुछ भी करते हैं वो सारे के सारे क्रियाकलाप आकाश और काल के मंच यानी उसके प्लेटफॉर्म पर घटित होते हैं। अध्यात्म का प्रयोजन इतना ही है कि संसार चक्र में जीव जो कि घन चक्कर होकर फंसा रहता है वो अपने चिर सनातन निर्बाध आनंद रूप को प्राप्त करे, प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, वो सामायिक है। आज मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुने, इनको फिर से पढ़ें और गहराई से जाने, और कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो जरूर पूछें। जिन लोगों का विज्ञान से संबंध नहीं रहा है तो शायद ये उनको थोड़ा भारी लगे, कोई बात नहीं, सुन लो, समय आने पर अपने आप समझ भी आ जाएगा। लेकिन जो लोग फिजिक्स के टर्म से थोड़ा भी परिचित हैं वो इसको इजीली समझ पाएंगे। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है यू कैन ऑलवेज आस्क मी।